हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी सी टेट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान एसएसटी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बिल्कुल पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं, या कह लीजिए पेपर में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी आते ही रहेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, कोई भी क्वेश्चन रहने ना पाए, सारे क्वेश्चंस देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संसार में प्रचलित रोपड़ कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। ऑप्शन है, यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। ऑप्शन बी है, इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। ऑप्शन सी है, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। और ऑप्शन डी है, इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, रोपड़ कृषि एक फसली कृषि होती है। इसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस कृषि में अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। और रोपड़ कृषि को विस्तृत क्षेत्रों पर किया जाता है, यानी बहुत ही विस्तृत पैमाने पर ये खेती की जाती है। तो इन चारों ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए है जिसमें ये बात है कि यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। रोपड़ कृषि की सही विशेषता ये है कि यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। ऑप्शन है, क्या अभिप्राय है, ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन है, देश का प्रत्येक नागरिक, कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या फिर ऑप्शन डी, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। तो देखिए, राज्य की जो विधायिका है उससे अभिप्राय है ऑप्शन डी, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। ठीक है, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय यही है, नागरिकों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है। तो आज भी वो स्थान, वो विशेष लाभ आज भी प्राप्त है ऑप्शन बी, बेंगलुरु को। ठीक है, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ बेंगलुरु शहर को हमेशा प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन है, सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। ऑप्शन बी है, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका करानी होती है। ऑप्शन सी है, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। ऑप्शन डी है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए बिना केवल संबंधित न्यायालय में याचिका दायर नहीं होती है फौजदारी कानून के अंतर्गत। ऑप्शन ए है, सबसे पहले न्यायालय में मामले, ये भी गलत है। ऑप्शन बी, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद गलत है कि इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है, गलत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में और उसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और बहुत ही आसान सा आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अंक देकर प्रेरित करना, तो अंक देकर प्रेरित करना गलत है। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों के प्रत्यस्मरण का परीक्षण करना। या फिर ऑप्शन डी विद्यार्थियों की तुलना कर उनका रैंक निर्धारित करना। तो तुलना करके रैंक निर्धारित करना ये भी सतत और समग्र मूल्यांकन के लिए तो गलत है। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका करेक्ट आंसर, सही उत्तर यही है कि विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में ये उद्देश्य सबसे उपयुक्त लग रहा है इन चारों में, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाकी, मोनाकिया भी कहते हैं पर्वत, हवाई द्वीप जिसे कहते हैं, सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है? मोनाकी। ठीक है, ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। ठीक है, मोनाकी पर्वत जो है हवाई द्वीप वो है प्रशांत महासागर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है, क्या अभिलेखित करता है? ऑप्शन है बौद्धों के नियम, जैन धर्म की शिक्षाएं, वैदिक कर्मकांड या फिर शिक्षकों के मध्य बातचीत। तो देखिए ये जो विनय पिटक है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और इसके 3 भाग हैं। पहला है सुत्त पिटक, विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है, विनय पिटक सबसे प्राचीन और छोटा पिटक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप समझ ही गए होंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है इसका, बौद्धों के नियम। विनय पिटक जो है बौद्धों के नियम को अभिलेखित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं हैं? ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंगे, पृष्ठीय तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे या फिर पोताश्रय तरंगे। तो इसका करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन डी, पोताश्रय तरंगे भूकंपीय तरंगे नहीं होती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ, पृष्ठीय, अनुदैर्घ्य ये क्या है? भूकंपीय तरंगे हैं, बट ऑप्शन डी पोताश्रय तरंगे भूकंपीय तरंगे नहीं है और इन्होंने नहीं ही पूछा है, इसलिए यही है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एडुसैट, EDUSAT से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह। ऑप्शन डी एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। क्या है? एडुसैट। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। ठीक है, एडुसैट क्या है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। सीटेट के कई बार सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एडुसैट से क्या अभिप्राय है, किसे कहते हैं, तो इसे बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। एडुसैट है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी है ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। ऑप्शन सी है ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ऑप्शन डी है ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो महापाषाण थे उन्हें लोग कब्रिस्तान कहते हैं, समाधि कहते हैं। तो ये जो महापाषाण थे इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं? मानव के साथ जीवित जीव पाए जाते हैं। ठीक है, जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। ऑप्शन है वायुमंडल, जीवमंडल, स्थल मंडल या जलमंडल।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवमंडल। ठीक है, जीवमंडल में मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं। सीटेट का जो पेपर आता है उसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, कुछ टफ होते हैं, तो ये उनमें से एक इजी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे ही क्वेश्चन टफ और सारे ही इजी होंगे, मिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है कायांतरित शैल, अवसादी शैल, बहिर्भेदी आग्नेय शैल या फिर अंतर्भेदी आग्नेय शैल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहिर्भेदी आग्नेय शैल। भारत का जो दक्कन पठार है जो बेसाल्ट शैलों से बना है, किन शैलों से बना है? बेसाल्ट शैलों से, वो है बहिर्भेदी आग्नेय शैल की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? ऑप्शन है पठार, घाटी, मैदान या फिर पर्वत। तो स्थल रूपों में से, ठीक है, स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पठार। ठीक है, पठार में खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है स्थल रूपों में। ठीक है, देखिए खनिज के दृष्टिकोण से पठार बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जैसे कि अफ्रीका का जो पठार है वो सोने और हीरे के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, वहाँ पे सोने और हीरे की प्रचुरता है। भारत में छोटा नागपुर में कोयला, लोहा और मैग्नीशियम पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शहर बाग का एक स्थल नहीं है? ऑप्शन है लाल महल बारी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल महल बारी, हुमायूं का मकबरा और शालीमार बाग जो है वो मुगल शहर बाग का स्थल हैं। और ऑप्शन बी जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये मुगल शहर बाग का स्थल नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी राजगोपालचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी पोट्टी श्री रामुलु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालचारी। ठीक है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता थे सी राजगोपालचारी।